अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उन मौजूआत पर डाल लेते हैं एक नजर। बजट आ गया। इनकम सपोर्ट फंड्स की रकम 1000 से बढ़ाकर 1200 रुपए। सूबों को 23% इजाफी वसाइल। बिजली के लिए 225 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब की काबीना का पहला इजलास। वजीर आला और वुज़रा मेट्रो बस के जरिए सेक्रेटेरिएट पहुंचे। निगरान हुकूमत के किए हुए तबादले और तकर्रियां मंसूख। सिंध में आउट ऑफ टर्न तरक्कियां भी वापस। जी, आपने देखा आज का बजट पेश कर दिया गया। शाम साहब 35 खरब का बजट है और खसारा भी बड़ा है। अब बजट पर गुफ्तगू करने से पहले जी मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं खान लियाकत अली ख़ान जी जी, जो तहरीक पाकिस्तान के एक बड़े रहनुमा थे, कायद आज़म के बाद उनका नंबर आता था, सेक्रेटरी जनरल रहे पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान मुस्लिम लीग के, और उनकी बड़ी इज्जत और वक़्त थी, उनकी कुर्बानी है जो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी औलाद जो है, अब उनके पोते भी हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं। उनकी दो बेगमात थीं, एक बेगम राना लियाकत अली ख़ान अच्छा, और उनकी अजीज़ा थी एक। उनके बेटे जो बड़ी बेगम से हैं वो तो फौत हो चुके, लेकिन छोटी बेगम जो है राना लियाकत अली ख़ान, उनसे उनके दो बेटे, अच्छा, अशरफ और अकबर। अशरफ लियाकत अली ख़ान, अकबर लियाकत अली ख़ान, और दोनों कराची में मुक़ीम हैं और अपनी मेहनत से, हिम्मत से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। कभी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया और कभी हुकूमत पाकिस्तान ने उन पर कोई अनायत भी नहीं की। अच्छा, लियाकत अली ख़ान एक बड़े ज़िम्मेदार थे, 2 ज़िलों में उनकी जागीर थी, लेकिन जब यहाँ आए तो कोई क्लेम दाखिल नहीं किया और अपना करोड़ों रुपए का तरका यानी छोड़ के इंडिया में पाकिस्तान आ गए। और जब वो शहीद हुए तो उनकी बेगम को 5000 रुपया महीना दिया जाने लगा वजीफे के तौर पर या पेंशन के तौर पर 5 साल के लिए। अच्छा, और सरकारी रहायश का उनको दी गई 5 साल के लिए। फिर उनको सफ़ीर बनाकर भेज दिया गया, ज़्यादातर हॉलैंड में नहीं। अब उनके जो कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा है कि अकबर और अशरफ दोनों जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, उनका इलाज जो है वो बैरून मुल्क होना है या हो रहा है जो बहुत महंगा है, और किसी किस्म की इमदाद लेने से वो इनकारी हैं। उनके दोस्तों ने उनके साथ ताउन करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। अच्छा, अब ये लाजिम है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस तरफ तवज्जो करे, सिंध की हुकूमत भी देखे इसको बिल्कुल, और पाकिस्तान की हुकूमत भी देखे, और वज़ीर आज़म जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग के वो रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग के वज़ीर आज़म हैं, वो देखें कि उनके पहले जो पेश रो हैं और जिनका बड़ा नाम है, बड़ा मुकाम है, बड़ी शख्सियत है, उनके बच्चे जो हैं उनकी खबरगिरी करें और ये उनके लिए भी बेहतर होगा और हम भी उनको दुआ देंगे। जी, अब आ जाएं बजट पर। बजट तो पेश हो गया और इसहाक डार साहब की तकरीर भी ज़बरदस्त हो गई। बजट में कई चीज़ें नई की गई हैं, कई टैक्स नए लगाए गए हैं, कई सेक्टर्स को छेड़ा गया है, कई रायतें दी गई हैं, वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा कम किया गया है, और उसके साथ ही जो वज़ीर आज़म का डिस्क्रिशनरी फंड था जो पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम 2 पे 42 अरब रुपए तक पहुंच गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम नंबर 1 जो है उसको तामीर वतन प्रोग्राम कहा जाएगा, वो बाकी रखा जाएगा, लेकिन उसमें जो रिकमेंडेशंस होंगी कानून साज अदारे के मेंबरों की, वो उन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर तरक्याती स्कीमें बनाई जाएंगी और एहतियात की जानी चाहिए कि उस तरफ भी वो फजूल खर्ची ना हो, बे एहतियाती ना हो, और तमाम अपोजिशन के अरकान हो या हुकूमत के, उनसे सिफारिशात ली जाएंगी। लेकिन ये जो डिस्क्रिशनरी फंड है वज़ीर आज़म का, जो 42 अरब का प्रोग्राम था नाम नहाद,
उसको ख़त्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो खर्चा कम किया गया, ये भी अच्छी खबर है। और फिर उन्होंने पंजाब जो है और सिंध और दूसरे सूबों की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि आपके यहाँ ज़राई टैक्स नाफिज है, कानून मौजूद है, उसको वसूल कीजिए। कई सेक्टर्स जो हैं, शादी हालों पर टैक्स लगाया गया है, परचून फरोश जो हैं और दुकानदार जो हैं उनके ऊपर भी एक टर्नओवर टैक्स लगाया गया है। तो कई सेक्टर्स जो हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि दूध जो है उस पर जीएसटी लगा दिया गया 17%, 17% कह लें। तो ये दूध जो है कहा तो जाएगा, जो इंपोर्ट होता है दूध उस पर, यानी खुश्क दूध आता है बाहर से, ये डब्बे का दूध जो है, कि डब्बे का दूध तैयार तो यही होता है ना, लेकिन ये तो बाहर से नहीं आता, कुछ खुश्क दूध भी आता होगा बाहर। लेकिन ये जो दूध यहाँ तैयार होता है, सिर्फ आप उसे पैक करते हैं, उस पर 17% ड्यूटी लगाने से ये होगा कि जो मुकामी दूध है वो भी महंगा हो जाएगा। और दूध एक एसेंशियल आइटम है घर की, और डॉक्टर भी ताकीद करते रहते हैं, और जो भी घर में थोड़े बहुत वसाइल होंगे वो दूध पीने की तरफ तवज्जो देगा पहले। तो जो डेयरी एसोसिएशन है उसने फिगर्स भी इकट्ठे किए, वो कहते हैं 25% किचन का जो खर्चा है वो दूध पर मुनहसर होता है या मुश्तमिल होता है। गंदम का खर्चा उसके बाद आता है। तो इसहाक डार साहब को ये तवज्जो देनी चाहिए कि वो दूध जो है, ये हमारी जो मार्गरेट थैचर थी, वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया की, बड़ी आयरन लेडी, पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने भी दूध पे टैक्स लगाया था। और दूध वहाँ तो बच्चों को दिया जाता पीने के लिए स्कूलों में, तो उनको बच्चों ने जुलूस निकाले उनके खिलाफ, मार ग्रेटर मिल्क सनेचर के नारे लगाए, और फिर उन्होंने वापस लिया। तो इसहाक डार साहब तो एक नेक आदमी है। ये जो दूध का मामला है ना, ये खसारा कहीं और से पूरा कर लें। ये दूध जो है, क्योंकि दूध डब्बे का महंगा होगा, मार्केट में भी महंगा होगा। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि इसहाक डार साहब जो है ना, उनसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, जितने वो मुत्तकी आदमी हैं और जिस कदर खुदा तरस हैं और जिस तरह इबादत गुजार हैं, वैसा आदमी शायद इस शोबे में कोई मौजूद ना हो। अच्छा। और इसलिए उनका अल्लाह पर जो भरोसा होता है, वो कहते हैं कि वो काम जो है, बिगड़े हुए काम भी सीधे कर देता है अल्लाह जो है। ठीक। और आप देखिए जब एटमी धमाका हुआ तो उसके बाद जिम्मेदारी इनको दी गई, और डॉलर जो था वो अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज किए गए, डॉलर जो है उसका शुरू हो गया फिसलाव कहेंगे आप, उसकी कीमत जो थी बढ़ती जा रही थी, रुपए की कीमत घटती जा रही थी। इन्होंने वजारत खजाना संभालने के बाद झटके तरीके से वो डॉलर की जो फिसलान थी उसको रोका, रुपए की फिसलान कह लें, डॉलर की नहीं थी, तो उसको रोका, और डॉलर की कीमत जो है उसको मुस्तहकम किया, पाकिस्तानी रुपया जो है उसको मुस्तहकम किया। शम्स साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। अनीस शेख, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क दुनिया टीवी, हमारे साथ मौजूद है। जी अनीस, बताइएगा बजट का लेआउट क्या है और टैक्सेशन क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो बजट के हवाले से बात कर लें। कुछ बातें जो इसहाक डार साहब ने कही हैं बिल्कुल ठीक है। जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया है वो 3420 का रखा गया है। तो बजट का हमारा डेफिसिट है वो 1623 अरब रुपए है, और अभी जो देखा जा रहा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो 8.9% देखा जा रहा है। यानी कि इस बात का बहुत ज्यादा जरूरत है इस बजट के अंदर कि जो टैक्स है उसकी जो तादाद है बढ़ाने की, उसको बढ़ाया जाए। तो अब इसमें कुछ 1% नहीं 2% खजाना कम किया उन्होंने, मेरा ख्याल है। जी हाँ, अब आगे जो उन्होंने कुछ बातें की वो बिल्कुल ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जो जीडीपी ग्रोथ है वो 3% से कम रही है। ये अलार्मिंग है। उसकी वजह ये है कि अगर आप 2008 से लेके 2013 तक का देखें, इस खित्ते के अंदर जो ग्रोथ रेट देखें तो वो एवरेज 5% से ऊपर रहा है और आपका 3% के करीब रहा है। बल्कि एक ऐसा वक्त भी है जहां आप 1% से भी नहीं, हमारी वजह से एवरेज खराब हुई है इस खत्ते की। हमारी दहशत गर्दी भी है ना एक बड़ा मसला। बाकी एनर्जी तो अपनी जगह है, लेकिन दहशत गर्दी भी है, सैलाब भी है, इनएफिशिएंसीज भी हमारी रही है, करप्शन भी हमारे यहाँ रहा है। फिर जो गर्दिशी कर्जों का हमें एक बोझ पड़ा है वो एक अलग जगह पे, जो फिगर इन्होंने यहाँ पे कोट की है वजीर खजाना ने, वो 500 अरब रुपए की सर्कुलर डेट की उन्होंने,
एक फिगर कोट की है और उनका ये कहना है कि महंगाई 13% की शरह से बढ़ी, यानी कि उन्होंने जो सालाना रखी है महंगाई वो 13% रखी, जो कि फिगर इससे मैच नहीं होते जो इस वक्त फिगर्स हमारे पास है, क्योंकि वो डिपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है वो 5% के आसपास है। बट अदरवाइज अब जो इन्होंने प्लान किया है जिसमें एक चीज जो इन्फ्लेशनरी है, अब उनके टारगेट्स क्या हैं और कितना वो टैक्स लगाया है उन्होंने और कहाँ कहाँ लगाया है? तो जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू टारगेट जो है इस वक्त 3,420 रुपए ओवरऑल। ठीक। और इसमें जो सबसे अहम चीज टैक्सेशन के हवाले से है वो ये कि इन्होंने जीएसटी की शरह जो है वो 16% से दोबारा करके 17% के करीब कर दी है। ठीक। इसका मतलब ये है कि इस जो जनरल सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं उसकी परसेंट में इजाफा होगा, यानी कि आप चाहे एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें या आप एक छोटी सी दुकान से कोई भी चीज खरीद लें तो आप। ठीक है। असल में पहले तो वो जीएसटी पहुंचता ही नहीं ना, वो डीएससी भी वो होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले खा जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन जो लोग इस वक्त इस जीएसटी शिकार वो आम आवाम ठीक जी का जो है मुआवजा भरना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एग्जाम हैं जैसे कि खुश दूध है। जी अनीस साहब का आवाज बहुत उनकी बहुत खराब शुक्रिया हो गई। जी, उनकी आवाज खराब होगी। जो रेवेन्यू टारगेट है वो 34 और टैक्सेशन इसमें से जो है वो निस्बतन कुछ कम है। कई नई जगहों पे जी, लगाए कई हैं, जगहों पे लगाए। कुछ रायतें दी हैं, नौजवानों की तरफ तवज्जो की है खास तौर पर। अब तो नौजवान तो देखिए ना वो तवज्जो के मरकज बन चुके हैं। लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप बंटेंगे। उनको मिलेंगे और फिर औरतों की तरफ भी तवज्जो दी है, ख्वातीन की तरफ जो लोग डोनेशंस देते हैं उनको कोई इंसेंटिव दिए हैं। तो कई काम उन्होंने ऐसे किए हैं, लेकिन ओवरऑल ये समझना चाहिए हमें एक डिसिप्लिन आएगा। ये मुश्किल हालात का बजट है, यानी आप इसको ये नहीं कह सकते कि लोगों की जो तवक्कुआत तो हर बजट से ये होती हैं कि उन्हें पता नहीं क्या रिलीफ मिल जाएगी। कोई नए बोझ का ना पड़ना ही रिलीफ है दरअसल ये। और लेकिन सैलरीड क्लास पे थोड़ा सा सैलरी बढ़ेगा। क्लास पे कुछ बोझ पड़ेगा यकीनन, और कुछ जो हमारे ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनको भी कुछ थोड़ा सा बोझ महसूस होगा। वो डिसिप्लिन में आ जाएंगे, हम पे बोझ क्योंकि पड़ेगा। असल बात यह है कि हम पाकिस्तान में कोई भी शख्स हो ना, वो कुछ देने को तैयार नहीं होता। जबरदस्ती आप ले ले तो ले ले। तो हमें सबको समझना चाहिए, जिसमें हम भी शामिल हैं, ताजर भी शामिल हैं, सनतकार भी शामिल हैं और जिम्मेदार भी शामिल हैं, कि पाकिस्तान के वसाइल होंगे, पाकिस्तान का खजाना भरा हुआ होगा तो हम सारी ये बहार होगी। और पाकिस्तान जो है, अब हम यहाँ हमेशा से बचपन से सुनते आए हैं कि इंडिया जो है, उस जमाने में लोग कहते थे इंडिया गरीब मुल्क है, लोग वहाँ के गरीब हैं, लेकिन हुकूमत वहाँ की इतनी गरीब नहीं है। और पाकिस्तान में लोग अमीर हैं और हुकूमत गरीब है। जी पाकिस्तान में माशाल्लाह अरबपति, करोड़पति, क्या सैकड़ों, हजारों, लाखों के एतबार से मौजूद है, लेकिन हुकूमत का खाना खाली रहता है। तो हुकूमत भी अपनी हरकतें ठीक कर लेना। हुकूमत को भी हरकतें ठीक करनी चाहिए। कवानीन तो मौजूद है, अब उसको आप देखिए। FBR जो है, अब आप मैं बताइए, गुज़श्ता 5 साल के दौरान में 4 गवर्नर बदले गए हैं स्टेट बैंक के, और 5 वजीर खजाना बदले गए हैं, और 6 FBR के चेयरमैन बदले गए, और 7 जो सेक्रेटरी खजाना है वो बदले गए। तो आप क्या करेंगे कि पॉलिसी क्या बनाएंगे, उस पर अमल क्या करेंगे, टैक्स क्या वसूल करेंगे? होना तो ये चाहिए कि सारी टेन्योर पोस्टिंग्स होनी चाहिए, और FBR का चेयरमैन जो है वो 4 साल के लिए या 3 साल के लिए मुकर्रर हो और कोई फिर उसको हाथ ना लगा सके। अच्छा। उसको वैसे ही अपने ओहदे से अलग किया जाए जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है, ठीक, और ताकि उसको फ्री हैंड मिले। ये क्या है कि आप वजीर साहब की जो है उनकी निगाह नवाजिश जो है वो पड़ी तो अफसर बन गए, और वो नहीं पड़ी तो घर चले गए, या वजीर आजम की। तो बात यह है कि सारी ये जो हमें अब इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो विम्जिकल, जो हमारे इशारा अबरू पर लोग नाचें, ये खत्म करनी होगी। शाम साहब, ये जो FBR है, अब जो टैक्सेशन की स्कीम्स है वो बड़ी डाउन नीचे तक जा रही हैं, ग्रॉस रूट लेवल पे, कि केटरिंग पे भी टैक्स, हॉल पे भी टैक्स, क्लब पे भी टैक्स। ये टैक्स इकट्ठा कौन करेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, मशीनरी उसके लिए चाहिए, उसके लिए इंसेंटिव चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ अदारों में अकाउंट्स के लोग काम करते हैं उनको भी इंसेंटिव दिया जाए कि खुफिया तरीके से इतला दें, उनको इनाम दिए जाएंगे, ताकि आप मुनकर नकीर उनके ऊपर बैठा दें। ठीक। उनको मालूम होना चाहिए जो अकाउंट्स के लोग हैं कि भाई मुल्क की कीमत पर हम इसकी वफादारी जो है नहीं कर सकते। ठीक। अगर ये शख्स जो है अपने लल्ले तलल्लों पे कौमी दौलत लुटा रहा है और कौम को देने को तैयार नहीं है, तो फिर तो इसके साथ वो सलूक होना चाहिए जो काले चोर के साथ होता है। अच्छा शाम साहब, बिफोर गोइंग नेक्स्ट न्यूज,
जनरली बजट जो है एक स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की तरजीहात की, और थोड़ा सा 19-20 के फर्क के साथ सारे बजट एक से ही होते हैं। क्या इस हुकूमत के और पिछले हुकूमत के बजट से हम क्या समझे, फर्क क्या समझे? तो मुश्ताक यूसुफ साहब ने कहा है ना कि शादी के बाद दुनिया की सारी औरतें एक जैसी हो जाती जी, उस तरह आप कह लें कि जो हुकूमत में आने के बाद जी सारी हुकूमतें एक जैसी हो जाती। ठीक, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ हुकूमतें मुख्तलिफ भी होती हैं। और नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को जो लोग लेके आए हैं, मुख्तलिफ समझ के लेके आए हैं, और ये मुख्तलिफ महसूस भी हो रही है। ठीक, ये देखिए एनर्जी का क्राइसिस है, तवज्जो दे रही है, रिसोर्स की तरफ तवज्जो दे रही है, खर्चे कम कर रही है, कोई टैक्सों की एडजस्टमेंट कर रही है, कोई लोगों को तैयार कर रही है, कुछ ना कुछ करती हुई नजर आ रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करने वाला है। तो दूसरी तरफ हमारी जो पंजाब हुकूमत है वो मेट्रो पे चढ़ी फिर रही है। पंजाब हुकूमत, देखिए पंजाब हुकूमत ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया शहबाज शरीफ साहब के वजीर आला साहब खुद भी और उनके जनाब वज़रा भी और चीफ सेक्रेटरी साहब सारे मेट्रो बस पे बैठे और सेक्रेटेरिएट पहुंचे, और काबीना का पहला इजलास सेक्रेटेरिएट में हुआ। हाँ। ये एक अच्छी रवायत है। ठीक, सेक्रेटेरिएट जो है सिविल सेक्रेटेरिएट, हर कीमत पर काबीना के इजलास वहां होने चाहिए। तो ये जो 90 इशारा और वजीर आला को वहां बैठना चाहिए। ये जो सारे दूसरे दफातर ये खत्म कर दिए जाए। ये एक एक दफ्तर जो है लाखों करोड़ों में पड़ता है। अच्छा, और मुझे तो ये बात वजीर आला की अच्छी लगी कि मेट्रो पे चले, लेकिन ये अच्छी नहीं लगी कि पहले सारे मॉडल टाउन में इकट्ठे हुए फिर वहां से बस पे चढ़े। तो पहले मॉडल टाउन जाने का पेट्रोल भी खर्च हुआ होगा। बिल्कुल। तो चीफ सेक्रेटरी साहब और वजीर वहां पहुंचे और वहां से जहां से वो उनको मेट्रो मिलती वहां चढ़ जाते वहां से। और फिर गाड़ियां साथ साथ चलती हुई आई होंगी। हाँ, देखिए मतलब ये है कि हमें ये देख हकीकी तौर पर चीजों को दुरुस्त करना है, और हमने जानबूझकर इनको बिगाड़ा है। मैं आपको कभी वाकयात सुनाऊं तो आप हैरान हो जाए। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान 35-40 साल पहले किस तरह यहाँ खर्चे होते थे, किस तरह कनात होती थी, किस तरह कफायत होती थी, किस तरह हमारे सरकारी अफसर, बड़े बड़े अफसर, हमारे चीफ सेक्रेटरी वो जनाब आते थे उसके ऊपर अपनी छोटी सी एक ऑस्टन बेबी कार के ऊपर। अच्छा, ये तो क्या ना, ये जो सारे और कोई कन्वेंस जो है इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी प्राइवेट कामों के लिए, स्कूल से बच्चे लाने के लिए, घर से आने के लिए इजाजत नहीं थी। अच्छा, अब एक एक गाड़ियां हैं, दो गाड़ियां हैं, जितने महकमे वजीर साहब के अंडर आते हैं उन सबसे गाड़ियां मंगवा लेते हैं। 8-8, 10-10 गाड़ियां वजीरों के पास है, पेट्रोल उनके वहां पड़ते हैं और ड्राइवर उनके साथ मिल जाते हैं साहबों के, और वो खाता उनका खुला होता है। तो ये जमहूरियत के वजह से है? हाँ जी, ये जमहूरियत भी है, ये इनडिसिप्लिन है। अच्छा, ये इनडिसिप्लिन आया है जो रफ्ता 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 हलवाई की दुकान पर खाला जी की पाते हैं। शाम साहब, वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि जो आज अदालत ने फैसला किया है, सिंध में भी तकर्रियाँ, सिंध में तरक्कियाँ जो है वो मनसूख कर दी हैं, और निगरान गवर्नमेंट की हुई तकर्रियाँ और तबादले भी मनसूख कर दिए हैं। इस पर भी बात करेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। एक दफ़ा फिर खुशामदीद नुक्ता नज़र में। शामी साहब, अब जो ताज़ा तरीन फैसला आया वो कह रहे हैं कि जी निगरान गवर्नमेंट के जितनी भी तकर्रियाँ और तबादले थे वो तो मनसूख कर दिए हैं। अब गवर्नमेंट के पास 15 दिन का टाइम है। किस बात के लिए? वो कि उनको रिकन्सिडर करें, अगर रखना है तो रख दे, वरना सब मनसूख। चलिए रिकन्सिडर कर ले। वैसे ये हुक्म ना भी होता तो हुकूमत आके रिकन्सिडर करती। जब भी कोई नई हुकूमत आती है जी, वो पुरानी तकर्रियों को छान पटा तो करती है ना। ठीक। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, वहां से काम आसान हो गया। अब 15 दिन के अंदर अंदर सारा कुछ करना होगा। असल में ये जो हमारे खोसर साहब थे निगरान वजीर आजम, इन्होंने कुछ तकर्रियाँ की। इनके खुद वजीर खजाना जो थे हमारे अहमद बलाल सॉरी वजीर कानून जी अहमद बलाल सूफी साहब, वही ये बयान दे रहे थे कि हुजूर ये निगरान हुकूमत का इख्तियार नहीं है। तो वो निगरान वजीर भी थे और निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी कम कर रहे थे। ठीक। तो बहरहाल उन्होंने बलोचिस्तान की 100 नशिस्तें थी जो वैकेंसीज थी, बलोचिस्तान से जो कोटा है बलोचिस्तान का, उसके मुताबिक यहाँ से लोग डेपुटेशन पे आने चाहिए थे मरकज में, और उनकी तकर्रियाँ होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ये पोस्टें खाली पड़ी रही। तो खोसर साहब ने यहाँ बंदे अपॉइंट कर दिए, क्या पोस्ट कर दिए डेपुटेशन पर। तो ये अच्छी बात थी। मुझे हैरत है कि 5 साल हुकूमत रही और बलोचिस्तान के बड़े डोरे पीटते रहे, और ये वो वैकेंसीज कैसे रही। और अब
अब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जायजा ले लेगी। लेकिन पहली बात तो यह है कि जो तमाम सूबे हैं ना जी, उनका कोटा जो है सख्ती से उसे ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। ठीक है। सिंध हो या बलोचिस्तान हो, इस वक्त मेरा ख्याल पंजाब और खैबर पीके जी, उनको तो मेरा ख्याल उनके तो मजे हैं, उनको तो कोई शिकायत ऐसी होती नहीं। जरा स्ट्रांग भी है ना फौज में भी, उन्होंने अपना, क्योंकि वो दो दारुल हुकूमत जो है इधर से पंजाब है, उधर से खैबर पीके है, ठीक। और वो जनाब बिल्कुल एक दूसरी सूरत हाल है। जी। लेकिन बलोचिस्तान से लोग और सिंध से बहुत से लोग पोस्ट हुए हैं, वहाँ का आप इस्लामाबाद जाएं, वहाँ से सिंधी भाई भी बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं। लेकिन इन बलोचिस्तान पर ख़ास तवज्जो होनी चाहिए, एक तरफ बात यह है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने, उस सिंध हुकूमत ने जो आउट ऑफ टर्न वो तकर्रिया की थी ना पुलिस में, जी, उनको भी ख़त्म कर दिया 2002 से ऑनवर्ड। और ये कि 11 साल के बाद। अब मुझे बताइए, वो लोग तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब अगर इतनी देर हो जाए तो फिर क्या किया जाए? वहाँ भी मौका मिलना चाहिए था कि हुकूमत उन पर नज़रसानी कर लेती। जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग अहल हैं, वो उनको प्रमोशन मिल जाती। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसके मुताबिक अमल होगा। लेकिन क्योंकि 11 साल में है तो वो लोग जो हैं वैसे एलिजिबल हो चुके होंगे, आउट ऑफ टर्न की बजाय अब तो उनकी अपनी बारी होगी, तो उनको कंसिडर कर सकती है हुकूमत जल्दी के साथ। और देख ले, खासतौर पर हमारे चौधरी असलम जो है CID के और कई दूसरे बड़े दबंग पुलिस अफसर हैं, तो उनकी इज्जत का भी कुछ ख्याल करना चाहिए मेरा ख्याल, और तो हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए इस तरह। शाम साहब, जब हम इस तरह के अदालती फैसले लेआउट करते हैं नहीं तो उसके नतीजे में हाँ, एक गवर्नेंस के मसाइल नहीं पैदा होंगे? गवर्नमेंट के पास कितना रूम रह जाएगा काम करने का? सुन लीजिए कि गवर्नमेंट ने तो अपना रूम छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट ने तो हर काम जो है वो उल्टा किया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रूम है वो पैदा होता चला गया। अच्छा, तो अब बात यह है कि आज तो चीफ जस्टिस साहब ने एक और बात भी फरमाई। अटॉर्नी जनरल साहब को देखकर, जनाब कुछ ऐसे लोग जिनके नाम ECL में शामिल हैं, आप उनको एडवाइजर बना रहे हैं, देखिए फिर क्या होने वाला है। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है जब उसके सामने कोई मामला आता है तो फिर उसको वहाँ इंसाफ करना होता है, फैसला करना होता है, या सुओ मोटो नोटिस ले ले वो, ठीक है। और सुओ मोटो नोटिस लेने में भी माशाल्लाह दुनिया का हर मामला जो है वो सुओ मोटो में आ रहा है अब तो आजकल। तो ये चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फिक्रा अता किया और जिस तरह वार्निंग दी है मुझे, यानी उसको अटॉर्नी जनरल साहब को, जो बड़े भले आदमी मुनीर मलिक जी, वकला की तहरीक के सुरखैल हैं, और हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि उनको अटॉर्नी जनरल लगाया। उन्होंने कहा जनाब आप देख लीजिए फिर। तो बात ये मुझे कुछ बात जो है वो समझ में इशारा किसकी तरफ हो? नहीं, किसी की तरफ भी इशारा हो, कई दोस्त ऐसे मौजूद हैं जी, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की वार्निंग जो है, ये कुछ मेरी पता नहीं मेरी अकल कम हो, अच्छा, फिलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रही बात। ये यूजुअल प्रैक्टिस नहीं है। ये यूजुअल प्रैक्टिस नहीं होनी, तब उनको फैसला करना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग्स नहीं देनी होती जी, और सुप्रीम कोर्ट बड़ी काबिल एहतराम है। लेकिन ये समझना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम होता है, कौम उसे मुंतखब करके भेजती है, करोड़ों लोग उसके पीछे होते हैं, 1.5 करोड़ वोट लेकर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं, और उनको यानी आप ये ना समझें कि भाई आप उनको धूप में खड़ा कर दें, ठीक, तो यानी एहतियात हाँ। जरूरी तो है। शामी साहब, अब जो फिर ऐसे माहौल में जो आइंदा गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट्स करनी है, देखिए वो सब सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि मैं देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो हिदायत है वो भी यही है ना कि आप चीज़ों को सोच समझ के फैसला करें, तो सोच समझ के फैसला तो करना चाहिए। ठीक है शाम साहब, सोच समझ जो है जी, वो जी। तो हर एक से तवक्को रखनी चाहिए ना उसकी, हाँ। हर अदारे से। वरना वार्निंग्स भी मिल सकती है। हाँ, वार्निंग तो मिलेगी फिर आपको, अगर आपको तो मेरे ख्याल 2-3 मिलने वाली हैं। जी चले शाम साहब, इससे पहले कि वार्निंग्स मिले हम ले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अपने नाजरीन के सवालात लेंगे, और सवालात जो हमें फेसबुक, SMS और टेलीफोन कॉल्स के जरिए मौसूल होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, मैं फेसबुक से एक सवाल लूँ या आपके पास SMS आया? पहले तो ये देखिए, मेजर वसीम साहब जो हैं वो कहते हैं भाई साहब ये इसहाक साहब होंगे बहुत, इसहाक डार साहब नेक आदमी होंगे, तो इन्होंने तो जनाब ये जो बाहर दौलत पड़ी हुई है खुफिया, उसको लाने का बंदोबस्त ही कोई नहीं किया।
कोई इंसेंटिव देते, लोग वहाँ से लेके आए ताकि वह यहाँ इन्वेस्ट करते। तो इन्होंने कोई और 5 साल का उनको टैक्स का कोई छूट देते, मगर ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। चलिए जनाब वसीम साहब, आपको भी असल में बात यह है कि हर शख्स अपनी अपनी बसात के मुताबिक सोचता है, तो मेरी बसात इतनी कहाँ थी। आपने सोच लिया, इसहाक डार साहब इस तरफ भी तवज्जो फरमा लें। ठीक है। और शफकत साहब जो हैं जी, उनका जनाब उनका मैसेज आया है वहाँ से, मैं कनाडा या अमेरिका से जी, वो कहते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स जो है उसको तो रिड्यूस कर दिया गया 5% और जीएसटी में इजाफा कर दिया गया 1%। तो मोटे मोटे सरमायादार को तो फायदा पहुंच गया और आम पब्लिक जो है उसके ऊपर काठी डाल दी गई। और ये जो इसहाक डार साहब हैं, इनके जो कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनकी बातें कर रहे हैं, उनको तो फायदा दे दिया इन्होंने। कनाडा में कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है 38% है, 38%। जी, तो ये शफकत साहब ने फरमाया, जनाब आपका तबसरा भी आ गया। ठीक है। अब आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है जी, लेकिन अब यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसको भी इनकरेज करने की जरूरत है ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट हो। बिल्कुल। और आवाम जो है वो तो बेचारे हैं ही बोझ उठाने वाले। और सबसे बड़ी जो टैक्स देने वाली बड़ी मद है वो कॉर्पोरेट टैक्स ही है। हाँ, सबसे लेकिन ज्यादा मेरा ये ख्याल है कि टैक्स जो आता है। ये टैक्स है ना, ये 17% जो है, ये इसमें 16% को 17% किया जी, गया। 16 को 17 किया जीएसटी। 16% तो वसूल नहीं किया जा रहा, इसमें खुर्दबुर्द हो रही है। 17% कैसे वसूल, असल चीज वसूली है, असल चीज वसूल। अवाम दे देते हैं, वो लेने वाले जो है अपनी जेब में डाल लेते लेकिन वो कह रहे हैं अब जो नॉन रजिस्टर्ड आदमी है उसके बिजली के बिल पे भी हम टैक्स लगा देंगे। चलिए, कुछ इस तरह का कुछ काम देखते हैं कर रहे क्या करते हैं। शाम साहब, ये आतिफ हाशमी साहब है, इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल अच्छा, किया फेसबुक पे। नवाज जी, मलिक साहब ये कहते हैं कि हजूर कालाबाग डैम का तो जिक्र ही कोई नहीं है, एनर्जी के लिए पैसे रखे गए हैं, कालाबाग डैम बनाते तो एनर्जी का मसला हल होता। हजूर नवाज मलिक साहब, आप ये कान खोलकर सुन लें, कालाबाग डैम नहीं बनेगा आइंदा 5 साल में तो कम अज कम। ठीक है। अब भाषा डैम की, दूसरे डैमों की बात करें, और हम जो अहले पंजाब हैं अब इन चीज़ों को छोड़ दें और कंसेंसस पैदा करें, सिंधियों से और हमारे पख्तूनों से रवाबत पैदा करें, उनका दिल जीत लें, तो हो सकता है कालाबाग डैम कभी बन जाए। ठीक। शाम साहब, आतिफ हाशमी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब ये बताइए कि जो हुकूमत कर्जे दे रही है माइक्रो फाइनेंस का, जिसका अभी इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन इस पर भी इंटरेस्ट होगा। कुछ तो इंटरेस्ट होने चाहिए ना भाई, ये कहाँ से पैसा आएगा? अब लोगों से पैसा लेंगे ना आप, तो ये कुछ अब बड़ा मामूली इंटरेस्ट है, वो 8% है, 8%। जी, तो 8% में अभी तो जो माइक्रो फाइनेंस है ना, जो ग्रामीण बैंक की बड़ी शोहरत है, उसका इंटरेस्ट रेट करना कितना, 26%, 30%। तो ऐसी अपना कुछ काम करने की आदत डालें, नुक्ते ना निकालने फिलहाल। ठीक है। शाम साहब, नजर अब्बास है नारोवाल से। जी, अस्सलाम वालेकुम नजर अब्बास साहब। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, फरमाएं जनाब। शामी साहब सलाम अलैकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। सर, आपके पास बड़ा वसी तजर्बा है। आप जल्दी बात करें, अपनी बात करें, मेरी तजर्बे को छोड़ें। दुखी इंसानियत की खिदमत का मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में ये मुस्लिम लीग नून की ने जो तशद्दुद की सियासत शुरू की हुई है और डीपीओ साहब उनका हाथ बटा रहे हैं, इसमें आप हमारी कुछ मदद फरमा सकते हैं? हम तो, आपकी आवाज बुलंद हो गई है, अब लोगों तक पहुंच गई है, वजीर आला को इसका नोटिस लेना चाहिए और अपने लीडर जो है इमरान खान साहब और उनके दूसरे लोगों से भी रिजू करें, वो भी एहतजाज की आवाज बुलंद करें। शफीक मेतला साहब हैं जी, सऊदी अरब से। जी, अस्सलाम वालेकुम मेतला साहब। वालेकुम जी। शामी साहब, शफीक मेतला कर रहा हूँ। हम मीडिया और अदलिया से बहुत मुतमिन हैं। अब अपने जमहूरी इदारों को बचाने के लिए और इसकी साख के लिए हम चाहते हैं कि हमारी कुछ गुजारिशात पे वो अमल जल्दी से गुजारिशात पेश करें ना अपनी। जी जी। दरियाए सवाद पर कुछ 100 से ज्यादा, ये उनकी आवाज कट के लाइन ड्रॉप हो गई है। दोबारा शफीक मेतला साहब को, शफीक मेतला साहब से हम दोबारा बात नहीं, वो तो भी गुफ्तगू करने वाले थे, तो उन्होंने तजवीजें पेश कर रहे थे दरियाए सवाद पर कोई बिजली पैदा करने की। शाम साहब, ये है जी, लाइन कैसे ड्रॉप हो गई? तौकीर हैदर साहब है। तौकीर हैदर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो कराची में भी कहा था बनाएंगे, लेकिन बजट में उसके लिए पैसे नजर नहीं आ रहे। नहीं, बजट में ये मेट्रो कराची में नहीं बना सकते, वहां की हुकूमत बनाएगी। अच्छा। रेलवे जो है, उन्होंने वो ऐलान किया है कि जापान के साथ ताउन के साथ अंडरग्राउंड रेलवे, सर्कुलर रेलवे बनाएंगे। ठीक। हाँ जी। तो शामी साहब, ये जी असद काजमी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब शहीद मिल्लत
लियाकत अली खान साहब के बच्चों के साथ ये सलूक इसलिए हो रहा है कि उनके कातलों का भी पता नहीं चला और उसके बाद लियाकत अली खान को डिसओन कर दिया गया। लियाकत अली खान को डिसओन नहीं किया, आप भी को खुदा खौफी करें, अपने तौर पर भी उनके जाएं, उनकी दिलजोई करें। हर वक्त हम मनफी चीजों में सोचते रहते हैं, को हमें भी तो अपना खुदा खौफी करनी चाहिए ना। शफीक मेतला साहब लाइन पे, शफीक मेतला साहब आप बता रहे थे। जी जी शामी साहब, हम चाहते हैं कि सन और न्यूक्लियर और थर्कोल के अलावा जो हमारे 5 Ws है ना, वाटर, विंड, वेस्ट और वेव, और 5वां है विल, नीयत, इस पे जरूर अमल करें। आपका वेव से कराची और जो साहिली इलाका है सारा मुनव्वर हो सकता है, और सोलर से आपके पंजाब के सारे गांव, और फिर ये जो नहरों पे आउटलेट्स हैं इन पे भी बिजली बन सकती है। शंघाई के बाहर हम विजिट करने गए थे तो वहां उन्होंने नहरों पर बिजली बनाई हुई है। आप ऐसा करें मेतला साहब, एक पेपर बनाकर बजवाएं वजीर पानी और बिजली को। आप जैसे होनहार लोगों की जरूरत है, लेकिन ये समझ लें कि चुटकी बजाते कोई काम नहीं होगा, मेहनत और हिम्मत करनी पड़ेगी। एक पेपर लिखें और भजवा दें ख्वाजा आसिफ साहब को। शाम साहब, अलिफ अरसलान साहब है जी, अलिफ अरसलान साहब कहते हैं अलिफ अरसलान साहब कहते हैं, और उन्होंने तस्वीर भी अलिफ अरसलान जैसी बना रखी, और ये कह रहे हैं कि शामी साहब, मेट्रो बस हमें मजीद कितनी चाहिए, और क्या ये हुकूमत वाकई अपने वादे पे खड़ी होगी कि लाहौर और दूसरे शहरों में मेट्रो बस बनाई जाए? देखिए, अभी तो लाहौर की सिर्फ एक सड़क पे बनी है ये। अब तो अगर इसको इन्होंने आगे बढ़ाना है तो इसको बड़े पूरे शहर में फैलाना होगा जी। तो एक सूरत तो ये है, दूसरी सूरत ये है कि नीचे अंडरग्राउंड रेलवे बनाए। मेरा ख्याल उस रेलवे की तरफ तवज्जो दे दे पहली प्रायोरिटी के तौर पर, तो ज्यादा बेहतर होगा जी। बहरहाल जो भी हो सके ट्रांसपोर्ट की सहूलत तो फराम होनी चाहिए। मोहम्मद रियाज साहब है जी हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रियाज साहब लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम शामी सर। वालेकुम। थोड़ी देर पहले मेट्रो बस में शहबाज शरीफ ने सफर की, अच्छी बात है, सफर किया। मैं उनको तनकीद नहीं करना चाह रहा, सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ, जरूर सफर करें, लेकिन टाइम पहले मैं वहां से गुजरा तकरीबन 2 घंटे पहले, और सिक्योरिटी दोनों रोड पर से लेके सेक्रेटेरिएट तक वो खड़ी थी। ठीक बात है। तो हमें ये देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि, और बल्कि हमारे बुरानों को, कि इस 5 साल में कितना टाइम कम रह गया, उस टाइम को देखना। हर रोज एक दिन कम हो रहा है, और ये जो नुमाइशी इक़दामात हैं बातों का जरूरी हो जाते हैं, लेकिन इन पर खर्चे ज्यादा आ जाते हैं। तो आप बस पे सफर चाहे ना करें, गाड़ी पर ही सफर करें, लेकिन अपने सेक्रेटेरिएट में आए, अपने दफातर कम करें और अपनी सरकारी रिहाइशगाह में रहें जी। मोहम्मद अहमद साहब इस्लामाबाद से जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एसएससी हाइब्रिड कार्स की ड्यूटीज के हवाले से एक फैक्ट, ये एक अच्छा फैसला किया कि हाइब्रिड गाड़ी जो है उसकी 1200 सीसी से नीचे तो बिल्कुल ड्यूटी खत्म कर दी है। लेकिन उसमें गड़बड़ ये है कि हाइब्रिड कार्स 1300 सीसी से कम तो आती ही नहीं। ठीक, तो इस वजह से उनका होमवर्क खासा पुअर है इस मामले में। जो चीज मैन्युफैक्चर ही 1300, अच्छी बात है कि 1300 सीसी करना चाहिए 1200 को जी, वगरना वो 50% रह जाएगी जी। तो ये साग साहब जो है इस तरफ तवज्जो करें। बिल्कुल शामी साहब, ये अमीन भट्ट साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कहते हैं शामी साहब, इस हुकूमत में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं को होता किसी का। इससे पहले सिर्फ ये हुए हमारे साहब, एक नहीं, पहले तो हुए थे भुट्टो साहब। अच्छा, जब नूरुल अमीन साहब सबसे कम उम्र के वजीर आजम नूरुल अमीन साहब ही बने। अच्छा, 20-25 दिन ठीक, या खां के जो मिलिट्री एक्शन के बाद मशरकी पाकिस्तान, और उनके डिप्टी वजीर आजम थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, और दूसरे डिप्टी वजीर आजम थे हमारे चौधरी परवेज अली साहब। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें साथ ही लिख दिया गया था कि ये वजीर आजम जो है उनके इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे सिर्फ इज़हार मोहब्बत है ये तो इज़हार अकीदत के तौर पर उनको डिप्टी वजीर आजम बनाया गया था। तो आइंदा कोई नहीं नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। शब साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।